स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल पेज पर। आज के इस वीडियो में हम आपके यहाँ जो नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इस दोनों कविता का सार हम समझेंगे। व्याख्या आपने पढ़ा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाइए वहां से व्याख्या पढ़ लीजिए। ठीक, और सार इसलिए हम लेकर के यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्योंकि जब आपको पाठ की व्याख्या समग्र रूप से ना समझ में आए, ठीक, तो कम समय में कम शब्दों के साथ जल्दी से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए सार ही एकमात्र सहारा होता है। और परीक्षा की दृष्टि से सार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको पूरा पाठ नहीं समझ में आया है, नहीं तैयार है, तब आप उस पाठ का सार देख लीजिए, उस पाठ की समरी जिसको आप कहते हैं उसको पढ़ लीजिए, आपको पूरा पाठ कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस पाठ का सार समझेंगे और देखेंगे क्या कुछ नागार्जुन जी ने कहा है। क्योंकि पाठ को पढ़ते समय आपने देखा ही होगा कि नागार्जुन जी जब बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आते हैं तो वह अपने बच्चे को देख करके बहुत खुशी होते हैं, और उसका जो सौंदर्य है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका चेहरा है, जो कि बहुत मनमोहक है, उसको देख करके आकर्षित होते हैं। और उसकी तुलना वह उस समय के दृश्य से करते हैं जैसे कि तालाब में खिलने वाले कमल के द्वारा बने सुंदर दृश्य होते हैं। ठीक है ना, आइए पाठ को समझते हैं क्या है पाठ का सार। ठीक, दंतुरित मुस्कान हमने यहाँ लिख दिया है कि कविता के कवि नागार्जुन जी हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि नागार्जुन जी हैं, और यदि आप इसको जान जाते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है। ठीक, इस कविता के माध्यम से कवि ने उस नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है, सबके साथ ही एक समान व्यवहार रखने वाले बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया है, जिनके अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, मतलब दांत छोटे छोटे हैं, कभी बहुत दिन बाद वापस लौटते हैं अपने घर, और जब वह घर लौटते हैं वह देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा घर के सामने खेल रहा होता है। उसको देख करके जो कवि महोदय हैं वह बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उसकी तुलना कमल के खिलने के समान बताते हैं, जैसे कि तालाब में कमल खिलने पर एक दृश्य बनता है। ठीक, आगे उसी में है, क्यों, देखिए कि उसकी मुस्कान इतनी सुंदर है कि जब उसे कोई कठोर से कठोर व्यक्ति भी देख ले, जिसका हृदय पत्थर के समान हो, वह भी पिघल जाए, ऐसी मुस्कान है उनके बच्चे की। और उसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति देखेगा उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा। बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से निराश, हताश हो चुके व्यक्तियों को भी एक प्रेरणा दे सकती है। कवि को उस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने के बजाय उसके घर में आकर के खिल गया हो। ठीक, कवि को ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसके छू लेने मात्र से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कवि पहली बार उससे मिल रहा होता है, और जब वो मिलता है तो उसको देख करके बच्चे की कोमलता का वर्णन वह शेफालिका के फूल के समान बताता है। आगे उसी में कह रहे हैं कि जब बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता है तो कवि इससे दुखी नहीं होते हैं, वह इस बात से चिंतित नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि तुमको इस धरती पर लाने वाली उस माता, तुम्हारी माता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिसने तुमको इस धरती पर लाया, जिसको देख करके मैं इतना खुश हो रहा हूँ, जिसके चेहरे की मुस्कान इतनी मनमोहक है। अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुमको धरती पर लाने का जरिया तुम्हारी मां है, और मेरे खुश होने का जरिया तुम हो। मतलब मेरी खुशी के पीछे तुम्हारी माता का बहुत बड़ा योगदान है। और कह रहे हैं कि
तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई, तुम्हारा मिलन इसीलिए मुझसे हो पाया, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कभी अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते थे, ठीक। इसीलिए कभी बच्चा कभी को अपना पिता समझकर एक मेहमान समझ रहा है, पिता ना समझ करके एक मेहमान जान रहा है। मेहमान इसलिए कि बच्चा जो है वह उनको पहली बार देखता है, वो उनसे परिचित नहीं है, तो उनको देख करके एकटक देखता रहता है, जिससे कभी को ये लगता है कि मुझे पहचान नहीं पा रहा है, और उससे वह कहते हैं कि मेहमान के समान मुझे समझ रहा है। आगे कहते हैं कि उसके मुंह में आए नन्हे नन्हे दांतों के बीच खिली मुस्कान को देख करके वह बहुत खुश होता है और खुद को अच्छा महसूस करवाता है, क्योंकि उसके बच्चे की यह मुस्कान बहुत आकर्षित करने वाली है। ठीक है, सार समझ में आया होगा। उसका लिखित रूप यहाँ है। और एक बात और बता दें, इसका एक लाइन में ये जो सार है, इसको आप शब्दों में लिखेंगे अपने, बड़ा हो जाएगा। इसको जब हम और कम शब्दों में बताएंगे तो वो क्या होगा, मैं और आपको छोटा सा करके बताता हूँ कि दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वह बहुत दिनों बाद अपने घर से वापस बाहर से वापस आते हैं घर, तो अपने घर पर बच्चे को देख करके, उसकी मुस्कान को देख करके बहुत खुश होते हैं। उसका चेहरा उनको लुभावना लगता है, और इसकी तुलना वह कमल जो कि तालाब में खिलता है उस दृश्य से करते हैं, और कहते हैं लगता है कि ये तालाब का कमल मेरे झोपड़े में खिल आया है। अपने बच्चे की सुंदरता का वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो बांस या बबूल का पेड़ है, इससे मतलब नहीं है, कोई भी पेड़ है लेकिन उससे शेफालिका के फूल ही बरस रहे हैं। इसका मतलब बहुत मनमोहक दृश्य बन गया है बच्चे को देख करके, उसकी कोमलता को देख करके। जब बच्चा उनको एकटक देखता है और पहचान नहीं पाता है, तब कवि कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पहचान पा रहा है, तब भी मैं इनकी माता जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और इनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इनकी माता जी इनको धरती पर लाई और ये मेरी खुशी का कारण है, इसलिए ये दोनों ही मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यही बातें बताया है कवि महोदय ने। समझ में आया होगा ना? नहीं समझ में आए तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबी ना होना, इसीलिए सार को लेकर के हम कम शब्दों में आपके सामने यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसी लगे हाथ जो फसल कविता है उसका सार भी समझ लेते हैं, ठीक। फसल कविता में जो कवि महोदय हैं वो बताते हैं फसल तैयार कैसे होती है, फसल किसानों का मेहनत का परिणाम होती है, वह एक दिन की नहीं होती है, कई दिनों के अगाध परिश्रम के बाद मिलने वाला फल होता है जो कि किसान किए रहते हैं। उसमें किसान के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता का गुण, सूरज की जो गर्मी है, सूरज का जो प्रकाश है, और इसके साथ साथ हवा पानी सबकी गुणवत्ता का मिला जुला रूप होता है। फसल केवल एक कहने मात्र का नहीं होता है, ठीक। क्या है, अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बन करके उड़ता है तो आकाश से बादल के रूप में परिवर्तित होकर के धरती पर बरसता है, और फिर फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कवि इसी का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि इसमें एक दो नहीं, बहुत सारी नदियों का पानी होता है, तब जाकर के उसका असर दिखता है और फसल तैयार होती है। किसी एक की मेहनत नहीं होती है, कई किसानों की मेहनत लगी होती है, हर किसान इसमें मेहनत करता है, तब फसल तैयार होती है। और इसके साथ साथ करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते ही हैं, और मिट्टी का उपजाऊपन, मिट्टी से पोषक तत्व इन फसलों के अंदर ही छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, किसी ऊसर पर आप जाइए, फसल तैयार करिए, फसल होगी नहीं होगी, गेहूं का बीज बो दीजिए ऊसर पर, वहां होगी, गेहूं का नहीं होगी, गुणवत्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो फसलों के लिए जरूरी होते हैं, और अलग अलग
तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। बिल्कुल, किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। पानी के साथ साथ मिट्टी का गुणवत्ता पूर्वक होना भी जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अब उसी में फिर प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न वाला पार्ट ये है कि फसल क्या है, और फिर उसका उत्तर खुद ही देते हैं कि ये नदियों का जादू है, कई प्रकार की मिट्टियों का एक प्रभाव है, उसकी मेहनत है, और इसके साथ साथ बहुत सारे किसानों के मेहनत का परिणाम है। ये एक बार में जब बताएंगे तो कहेंगे कि फसल कविता में कवि महोदय, फसल तैयार होने में कितना समय लगता है, क्या कुछ खर्च होता है, कितना उसमें खर्च आने के साथ साथ मेहनत के साथ साथ गुणवत्ता का होना भी जरूरी होता है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि इसमें कई किसानों की मेहनत, बहुत सारे, एक नहीं, हजारों नहीं, बहुत सारे किसानों, करोड़ों किसानों की मेहनत का परिणाम, एक दो नहीं, कई नदियों के पानी का जादू और तरह तरह की मिट्टी की गुणवत्ता का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि ये सब ना हो तो फसल तैयार बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब बिना परिश्रम किए फल नहीं मिल सकता है। ठीक, यही इसका सार होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा साइड होता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पाठ को तो आपने अच्छे से पढ़ा ही है ना, ये सप्लीमेंट का काम करेगा आपके लिए। ठीक है, इसको, क्योंकि आपने पाठ को खूब अच्छे से पढ़ा है, तो जब आप इसको देख लेंगे ना, तो इसको देखने मात्र से ही आपके अंदर पूरे पाठ की लाइन लाइन चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, पूरी कविता आपको एक पल में याद आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।